Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start our new chapter which is diversity in living organisms. Today in this video we are going to learn biodiversity or biological diversity, then classification of living organisms. So let's start the video. As you all know that there are two type of things present on this earth. हमारी अर्थ पर दो तरह की थिंग्स है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड, whether an animal, a plant or a microorganism, is unique in itself. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी अपने आप में यूनिक हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं. द यूनिकनेस इज द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स. ये जो यूनिकनेस है, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. चाहे एक दो करेक्टर्स भी दूसरे पर्सन से अलग होते हैं तब भी हम डाइवर्स हो जाते हैं, हम दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. बायोलॉजिकल वर्ल्ड मीन्स लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड के अंदर हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है. दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं. इट मीन्स डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेराइटी, दे आर हैविंग मोर वेराइटी. सो दिस इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ए वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन. अब बायोडाइवर्सिटी क्या है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन हमने लिया, वहाँ पर जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं, एनिमल्स हैं तो एनिमल्स अलग अलग तरह के हैं, तो वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. द एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एंडलेस. बायोडाइवर्सिटी का जो एक्सटेंट है, उसकी जो लिमिट है वो एंडलेस है, यानी कि इट इज लिमिटलेस. नाउ we are going to discuss the classification of living organisms. बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया है. उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया लिए क्लासिफिकेशन के. किसी ने एक क्राइटेरिया लिया, किसी ने बहुत सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करके क्लासीफाई किया. सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड हाउ कैन वी क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, दैट वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. It is practically not possible to examine and study every living organism separately at individual level. अगर आप अपने आसपास ही देखो, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, तो उन सभी को इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके बारे में जानना, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है. इसलिए हम क्या करते हैं, वी क्लासीफाई दैम. इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स by placing them in different groups and arranging them in an orderly manner. तो एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करने की बजाय हम क्या करते हैं, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते चले जाते हैं और उन ग्रुप को स्टडी करते हैं बजाय कि हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करें. तो ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं, अरेंजिंग करते हैं, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड classification. Classification of organisms may be defined as a system of arrangement of organisms into different groups and subgroups on the basis of their similarities, differences and relationship. हम जो organisms हैं उनको अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनके आगे सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो उनको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर सिमिलैरिटीज. जिनमें सिमिलैरिटी है वो एक ग्रुप में आएंगे, बाकी जो सिमिलर ग्रुप ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे. तो जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो इंडिविजुअल है दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बट एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट भी है. बट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि उनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है. तो डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, this is the basis of classification.
Early attempts of classifying the organisms were made by Greek thinker Aristotle, Theophrastus and Pliny the Elder. इन सभी ने मिलकर स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था. Now, first classification is artificial classification. Early biologists used habitats and major habits of organism as basis of classification. जो स्टार्टिंग के बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया लिया? हैबिटेट लिया. हैबिटेट क्या होता है आप सभी को पता है, दैट इज द नेचुरल होम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में कहाँ पर रहता है, कहाँ पर सर्वाइव करता है, whether it is living on the land, whether it is living in the water, in air, etc. So on the basis of habitat, they classified the organisms. Aristotle classified animals according to whether they live on land, in water or in air. अरिस्टोटल ने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया कि वो लैंड पर रह रहे हैं, वाटर पर रह रहे हैं या एयर पर रह रहे हैं. The system of classification which is based on one or few arbitrarily chosen criteria such as habitat or one or more major habits of organism is called artificial classification. अब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी इसमें क्या बेस माना गया? मेन तो इन्होंने बेस लिया हैबिटेट, या उन्होंने उसके साथ एक आधा कोई मेजर कैरेक्टरिस्टिक लिया, उसके बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया. बट हम किसी भी एक दो कैरेक्टर के बेसिस पर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से टोटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. सो व्हाट वाज द ड्रॉबैक और लिमिट ऑफ द क्लासिफिकेशन? इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसने ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था. एज अ रिजल्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था. जैसे इनकी सबसे बड़ी जो फेलियर था वो क्या था, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एक ग्रुप में कर दिया. लाइक इंसेक्ट्स भी एयर में हैं, उड़ते हैं. बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं. बैट, चमगादड़ आप सभी को पता है वो भी फ्लाई करते हैं. तो वो तीनों एयर में रहते हैं, तो इन्होंने उसको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया. बट अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग टोटल इंसेक्ट, बर्ड और बैट तीनों टोटली अलग हैं. ऐसे ही अगर हम मैमल्स की बात करें, बैट दैट इज ए फ्लाइंग मैमल, वेल फिश आप सभी को पता है दैट इज द एक्वेटिक मैमल, रैट दैट इज द लैंड मैमल. तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो बैट, वेल और रैट ये तीनों हैं एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं. बट इन्होंने तीनों को अलग कर दिया क्योंकि जो रैट है, चूहा है, वो ज़मीन पर रहता है, ठीक है, और जो वेल है वो पानी में रहती है, और जो बैट है वो एयर में फ्लाई करता है. तो इस तरह से इन्होंने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट की थी कि जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग कर दिया था और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही ग्रुप में कर दिया था. सो दिस इज द रीज़न दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल्ड, और अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है. देन कम्स द नेचुरल क्लासिफिकेशन. उसके बाद हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन आई. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स categorization of the living organisms into broad groups on the basis of large number of their characters. इस क्लासिफिकेशन ने क्या किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करते हुए ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया. कुछ सिमिलैरिटीज थी और कुछ डिससिमिलैरिटीज थी. फर्स्ट कैरेक्टर जो इन्होंने लिया दैट वाज द नेचर ऑफ सेल. सेकंड कैरेक्टर नंबर ऑफ सेल्स. थर्ड वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इन चार बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया था. इसके साथ साथ कुछ और माइनर कैरेक्टर्स भी थे जिसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था. सो फर्स्ट इट वाज द नेचर ऑफ सेल, मीन्स द सेल वाज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. We have discussed in the chapter cell that what is a prokaryotic cell and what is a eukaryotic cell. So फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस,
The cell which has primitive type of nucleus means not well developed nucleus. तो वो प्रोकैरियोटिक है, और यू मीन्स ट्रू, यानी कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, दे आर द यूकैरियोटिक. तो फर्स्ट करेक्टर इन्होंने क्या लिया, नेचर ऑफ द सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सेकंड, नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मीन्स एक सेल है या बहुत सारी सेल्स हैं. थर्ड वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर इट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज सेलुलर और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि सिंगल सेल है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है देन टिश्यू भी बन सकते हैं, ऑर्गन्स भी बन सकते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी बन सकते हैं. तो इन 4 मेन बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड थी. नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organisms following certain rules or principles. टेक्सोनॉमी क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है, ये भी एक तरह की साइंस है जिसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है. हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसकी नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करते हैं, देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के बेसिस पर, कुछ करेक्टर्स के बेसिस पर, कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर. सो ये जो साइंस है दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी. Carolus Linnaeus, very famous personality, a Swedish scientist, is called father of taxonomy. So who is the father of taxonomy? Very important question. Carolus Linnaeus. He introduced the system of binomial nomenclature. This binomial nomenclature we will discuss at the end. Now, what is the importance of classification? What is the need of classification? Study of organisms become convenient. So first importance क्या है, पहला यूज क्या है, फर्स्ट नीड क्या है, कि अगर हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उनको स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी सिंगल इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल को जानना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ ईजी टू स्टडी द ग्रुप, इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं. सेकेंड वन, इम्पॉसिबल फॉर मैन टू नो अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म. अगर हम ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज नहीं रख सकते हैं. देन इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, बट वो सभी ग्रुप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तभी तो हमने उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा है. सो उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या इंटरलिंक है, उसके बारे में पता चलता है. देन आइडेंटिफिकेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई अननोन ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, अननोन प्लांट मिला है, एनिमल मिला है, तो उसको आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में प्लेस कर सकते हो. देन यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी. बायो की और बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. आप सभी को पता है कि क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के साथ इंटर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर इंटर रिलेटेड है. देयर इज अ चांस दैट सम जनरेशन में एक्वायर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन अर्लियर जनरेशन. ऐसा हो सकता है कि पिछली जनरेशन में कोई कैरेक्टर नहीं था, नई जनरेशन आई तो उसमें वो कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया. दिस मे बी ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर रीज़न. ये किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है. म्यूटेशन मीन्स चेंजेस. तो बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज़ के लिए. हम कहते हैं कि दिस जनरेशन इज सिमिलर टू अर्लियर जनरेशन. ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस आती हैं. तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसकी वजह से हो सकते हैं? म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं या कुछ और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं. Once a specific character appears in an organism, it will affect the form and function of the organism and lead to the diversification. एक बार अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर आ गया तो ये उसको डिफाइन करता है कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है. वो उसकी स्ट्रक्चर भी बनाता है, उसकी फंक्शन भी बनाता है,
एंड इट लीड्स टू द डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज द मेजर थीम ऑफ इवोल्यूशन. दिस इज हाउ द इवोल्यूशन कम. जब चेंजेस आते जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन होती जाएगी, न्यू स्पीसीज फॉर्म होती जाएंगी, इट मीन्स इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस. Changes in living organisms with time is called organic और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके करेक्टर्स में, उनके फीचर्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, these changes are known as organic or biological evolution. The theory of organic evolution states that the present day complex organisms have originated during the courses of ages from the earlier simple forms of life by an accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better. Very important, ध्यान से सुनो. जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ये थ्योरी क्या कहती है कि आज के टाइम में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे एक एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो कहाँ से आए हैं? फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिजम्स. उनके अंदर जब बहुत सारे चेंजेस इकट्ठे होते चले गए, धीरे धीरे चेंजेस आते गए, पिछली जनरेशन के चेंजेस पास ऑन होते गए और हर जनरेशन में न्यू चेंजेस भी ऐड होते गए. उससे क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो न्यू जनरेशन आई वो टोटली डिफरेंट होगी. सो इट लेड टू द इवोल्यूशन. इसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. व्हाट इज द फाइलोजेनी? फाइलोजेनी मीन्स कि हमारा जो इवोल्यूशन हो रहा है, हमने ये तो कह दिया कि न्यू ओल्ड से आया, न्यू जनरेशन ओल्ड वन से है, बट न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का कुछ ना कुछ रिलेशन भी है. तो उन सभी को स्टडी करना, दैट इज नोन एज फाइलोजेनी. सो व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन, have not changed very much. These are considered as primitive or lower organisms. कुछ organisms जो हैं उनके अंदर कुछ भी changes नहीं आए, वो as it is रह गए, टाइम के अकॉर्डिंग उनमें changes नहीं आए. सो उनको हमने क्या कह दिया? दे आर द प्रिमिटिव, पुराने हैं वो. लोअर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो हाईली डेवलप्ड नहीं है. बट सम अदर्स हैव एक्वायर्ड देयर बॉडी डिज़ाइन रिलेटिवली रिसेंटली. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका बॉडी डिज़ाइन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया. दीज आर एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स. तो अभी हमने बात की कि हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर हमने कहा कि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है. तो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन of organisms which is based on large number of characteristics and also reflect their evolutionary relationship is called phylogenetic classification. Phylogenetic classification क्या है कि हमने organisms को classify कर दिया. किस तरह से? On the basis of large number of characteristics. बहुत सारे characters को ध्यान में रखते उनको classify किया and classification तो कर दी, but उनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी कि एक एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज, नए जो जनरेशन आई है, जो न्यू जनरेशन आती है उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट्स. तो एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स किस तरह से अराइज हुए हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उस क्लासिफिकेशन को स्टडी करना, दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर है. 3 स्पीसीज बनी है, स्पीसीज 1, 2 एंड 3. तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर है. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लासिफाई कर दिया तीनों स्पीसीज में. ठीक है, 3 स्पीसीज 3 ग्रुप्स बना दिए. अब उनको हमने ये भी देखना है कि उनका उनके कॉमन एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. नाउ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स बनाते हैं जब हम क्लासिफाई करते हैं. द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज कैटेगरीज. जो डिफरेंट ग्रुप्स हम बनाते हैं, ग्रुपिंग लेवल बनाते हैं, रैंक्स बनाते हैं, दे आर नोन एज कैटेगरीज.
The various categories used in biological classification can be arranged in a hierarchy. हम इस अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग लेवल्स को एक हायरार्की में, एक अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनेयस, कैरोलस लिनेयस, वही सेम नेम. इन्होंने तो कैरोलस लिनेयस ने इस हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिनेयन हायरार्की. इसको हमने नेम भी लिनेयर हायरार्की कर दिया. Here comes the 5 kingdom classification. उसके बाद हमारी आई 5 kingdom classification, very important. Robert H. Whittaker, R.H. Whittaker, an American ecologist, he gave the 5 kingdom classification. Whittaker has based his scheme of classification on 4 factors. 4 फैक्टर के बेसिस पर उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई थी. फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इनके बेसिस पर उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो रेडी की थी. सी द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिजम्स उनको डिवाइड कर दिया 2 में, प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स. हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में. प्रोकैरियोट्स को उन्होंने नेम दिया मोनेरा, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने किस किंगडम में रखा, दैट वाज मोनेरा. तो फर्स्ट किंगडम क्या हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, दैट इज मोनेरा. यूकैरियोट्स को अब आगे उन्होंने डिवाइड किया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे किस किंगडम में आ गए, प्रोटिस्टा में. तो सेकंड किंगडम कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा. आगे मल्टीसेलुलर को उन्होंने क्लासिफाई किया 2 में, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. जो विदाउट सेल वॉल थे वो सारे के सारे, यानी कि जिनकी सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं था, वो सभी आ गए एनिमल किंगडम के अंदर. सो व्हाट इज द थर्ड किंगडम, एनिमेलिया. फर्स्ट वन मोनेरा, जिसके अंदर सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं. देन यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, दैट इज प्रोटिस्टा. देन यूकैरियोट के अंदर अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें और विदाउट सेल वॉल की बात करें, दैट इज एनिमेलिया. अब हमारे पास पेंडिंग है विद सेल वॉल, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है. उसको भी आगे उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के हैं, एंड दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज प्लांट्स. तो फोर्थ किंगडम उन्होंने क्या बना दिया, प्लांटे. एंड नॉन ग्रीन डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. वो ऑर्गेनिजम्स जो नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया फंजाई. तो हमारे 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटे. अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज मोनेरा. मोनोज, मोनो मीन्स सिंगल, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव टाइप है. साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर. सेल वॉल जनरली प्रेजेंट वाइल सम डू नॉट हैव. कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है. दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. For example, true bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. Second kingdom is Protista. Protistose means first of all pro, primitive. यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी आपके प्रिमिटिव आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर द प्रोटिस्टेंट्स. मोस्टली एक्वेटिक, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. जो सेल ऑर्गेनेले हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सभी की सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल यूग्लिना, डायटम्स एंड अमीबा एटसेट्रा. देन थर्ड वन फंजाई. दे आर थैलॉइड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और माइसीलियर. थैलॉइड बॉडी है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन नहीं है बॉडी के अंदर. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं.
फिलामेंटस बॉडी है, उनका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है दैट मे बी थ्रेड लाइक फिलामेंटस होता है। सेल वॉल कंटेन सेलुलोज और काइटिन, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और उसमें क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज या काइटिन सब्सटेंस प्रेजेंट है। लेक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंस है यहाँ पर, इसलिए दे आर हेटेरोट्रॉफिक, अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। एग्जाम्पल मशरूम, राइजोपस और पेनिसिल। देन प्लांटे, प्लांट किंगडम आ जाएगा। मल्टी सेलर है सारे के सारे, यूकैरियोट्स हैं, हैविंग क्लोरोफिल, सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सो दे आर हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्टली नॉन मोबाइल, आप सभी को पता है प्लांट्स नहीं चल सकते हैं। इनडेफिनेट ग्रोथ, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट है, जब तक जीते हैं तब तक प्लांट बॉडी ग्रो होती रहती है। प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड, हमारे पूरे की पूरे यूनिवर्स के अंदर प्लांट्स जो है दे प्रोड्यूस द फूड, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो क्या है, किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गे, मॉसेस, साइकस एंड मस्टर्ड। देन कम द एनिमेलिया, लास्ट किंगडम। मल्टीसेलर, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, सो दे आर हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फ्री मूविंग है एनिमल्स, कहीं भी मूव कर सकते हैं। डेफिनेट ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। देन एग्जाम्पल लाइक हाइड्रा, अर्थवर्म, फिश एंड human beings, we all are included in the animal kingdom. So this was the 5 kingdom classification. Now nomenclature, हमने classify कर लिया, अब हम उनकी naming कैसे करते हैं। The organisms are identified by their own distinct name. हर organism, आप सभी भी, हम कहते हैं boys, boys में नहीं पता चलेगा कि कौन सा boy, girls, girls में नहीं पता कि कौन से girl की बात हो रही है, तो आप सभी का एक specific name है। इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी है, सभी का अपना एक स्पेसिफिक नेम है। द नेम्स आर देयर फॉर इसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज टू डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर। तो नेम किस लिए ज़रूरी है, नेमिंग करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। The organisms are categorized into different taxa. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप पढ़े थे हमने हायरार्की के अंदर, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी हमने पढ़े थे। तो ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग अलग इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नेमिंग ए करेक्ट साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म और ए टैक्सॉन इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी टैक्सोन को, टैक्सोन अभी हमने पढ़ लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उनके भी हम नेम करते हैं, तो वो नेम देना दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर ज़रूरी क्यों है? कॉमन वर्निकुलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम। कॉमन वर्निकुलर नेम्स कौन से होते हैं? जो हम लेमन लैंग्वेज में कुछ भी नेम बोल देते हैं, तो ये जो है दे आर हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमने कह दिया डॉग, इंग्लिश के अंदर हम बात कर देते हैं डॉग, हिंदी में हम कहते हैं कुत्ता, बट साइंटिफिक नेम जो है दैट इज स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल ए डॉग इज नेम्ड कुत्ता इन हिंदी, कुकुर इन बंगाली, कुत्रा इन मराठी। तो हमने एक ही एनिमल को अलग अलग नेम दे दिए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। अब आपको सिर्फ उसका नाम डॉग पता है, अगर कोई कुकुर कहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये जो कॉमन वर्निकुलर नेम होते हैं इट क्रिएट द कंफ्यूजन, क्योंकि हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनका नेम अलग अलग रख देते हैं। Here comes the scientific name. Scientific name is mainly based on Latin language and is preferred. हम scientific name को prefer करते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक ही रहेगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी आप स्टेट के अंदर चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, तो साइंटिफिक नेम जो है वो एक ही रहेगा, डेफिनेट होगा। तो साइंटिफिक नेम ऑफ द डॉग इज कैनिस ल्यूपस। तो कैनिस ल्यूपस अगर आप बात करोगे, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कनाडा में जाओ, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, सेम रहेगा। बट जो हमारे कॉमन नेम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो दैट्स वाई द साइंटिफिक नेम्स आर प्रेफर्ड ओवर द कॉमन नेम्स। देन लास्ट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, वो नॉमेनक्लेचर जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रख रहे हैं तो उसके 2 पार्ट्स हैं। Proposed and established by Carolus Linnaeus in
1753। इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे बार बार कैरोलस लिनियस का नाम आ रहा है। तो 1753 के अंदर उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो द साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, और वी कैन से ये दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है। व्हाट आर दोज कंपोनेंट? फर्स्ट, जीनस नेम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट नेम क्या होगा? दैट इज जीनस नेम और जेनरिक नेम। सेकंड होगा स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक नेम। यानी कि अगर हम बात करते हैं नेम की, तो उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज शो द जीनस, जो सेकंड पार्ट होगा वो स्पीसीज को शो करेगा। दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एंड गाइडेड by a set of rules in the International Code of Nomenclature। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर नेशन के अंदर यही सिस्टम चलता है। और इसको कौन गाइड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ये एक कमेटी है, कमीशन है, जो इसके लिए कुछ रूल्स बनाती है कि किस तरह से हमने नेमिंग करनी है। जैसे आपका नेम होता है, आप नाम बोलते हो, कुछ भी नाम आपने बोला, सीमा रानी, आपके नाम में दो पार्ट है, सीमा रानी। तो फर्स्ट नेम जो है उसको हमने कह दिया जीनस, सेकंड जो पार्ट है दैट शोज द स्पीसीज। सो वी कैन से दैट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is internationally accepted nomenclature. So students, this was all about this biological diversity, classification, nomenclature. In my next video, we will discuss the classification of plant kingdom in detail. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.